हेलो नमस्कार। और मैं डॉली चौधरी शिक्षा हब प्लेटफॉर्म पर मैं आपका स्वागत करती हूँ। आप लोग मुझे जानते ही होंगे। लगभग स्टूडेंट मुझे जानते ही हैं। आपकी डॉली मैडम वापस आ गई हैं। तो हम शिक्षा हब के प्लेटफॉर्म से, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आपका स्वागत करते हैं। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ यूजीसी नेट। जो आजकल एग्ज़ाम है नेट का आपका, वो एनटीए करा रहा है, आप जानते हैं। ठीक है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ये एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है। और आप जानते हैं ऐसे जून में फिर से एग्ज़ाम होने वाला है हमारा यूजीसी नेट का। तो सब्जेक्ट मैं बता देती हूँ। जो सब्जेक्ट है हमारा वो है हिंदी। ठीक है, पॉपुलर सब्जेक्ट है, लेकिन बड़ी समस्या ये है, जितना पॉपुलर है उतनी समस्याएं। एक चीज़ खोजो तो एक चीज़ मिलती है। यूट्यूब पे एक चीज़ खोजो तो दूसरी चीज़ मिलती है, दूसरी चीज़ खोजो तो तीसरी चीज़ मिलती है। तो आज यहाँ संपूर्ण सिलेबस की आज हम लोग जानकारी लेके आए हैं। 10 यूनिट यानी 10 की 10 यूनिट हम करेंगे। उससे पहले एक छोटी सी बात और बता देना चाहती हूँ मैं आप लोगों को कि नेट का एग्जाम सब लोग देते हैं। आपने सुना होगा नेट दे रहे हैं, हम जेआरएफ दे रहे हैं। तो वास्तव में नेट जेआरएफ का क्या मतलब होता है, किन लोगों को करना चाहिए, कौन लोग कर सकते हैं इसको, कैसे लोग नहीं कर सकते हैं इसको, और इसके क्या बेनिफिट्स हैं, हायर एजुकेशन में कैसे आप वेटेज ले सकते हैं इसको निकाल कर एग्जाम को। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं, तो फटाफट से इनको क्लियर कर देती हूँ। जैसे कि पहली चीज है इसमें नेट। आपको किसी भी डिग्री कॉलेज में पढ़ाने के लिए जो पात्रता है, आपके पास एमए होना चाहिए। एमए में 55% आपके अंक होने चाहिए। अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं, 55% अंकों के साथ आपका एमए होना चाहिए, प्लस आपका नेट होना चाहिए। नेशनल आपका ये जो नेट है, नेशनल, इसको जो नेट के साथ एक जेआरएफ भी होता है। ठीक है, अब जो नेट का सर्टिफिकेट है उसके साथ ही अटैच फॉर्म भरा जाता है, बोथ भरा जाता है जेआरएफ का, जूनियर रिसर्च फेलोशिप जिसको बोलते हैं। ठीक है, जो जूनियर रिसर्च फेलोशिप है वो आपको 2 साल मिलती है। फिर अगले 3 साल यानी 5 साल तक गवर्नमेंट आपको पैसा अनुदान के रूप में देती है। अनुदान एक ऐसी राशि होती है जो हमें वापस नहीं देनी होती है। ठीक है, गवर्नमेंट ने आपकी स्टडी के लिए, हायर एजुकेशन के लिए वो आपको देगी, 5 साल तक देगी। ठीक है, उसमें 2 साल होगा जूनियर रिसर्च फेलोशिप, और आपका 3 साल होगा सीनियर रिसर्च फेलोशिप, एसआरएफ होगा। ठीक है, नेट आप क्लियर करते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। उस सर्टिफिकेट को लगाकर आप किसी भी राज्य का किसी भी कॉलेज में आप अप्लाई कर सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। ठीक है, तो आज हम लोग लेके आए हैं आपके सामने हिंदी, जो हमारा विषय है हिंदी। आज उसका सिलेबस हम डिस्कस करेंगे आपके सामने। सब जानते हैं कि भाई हिंदी लगता सरल है, लेकिन इतना सरल होता नहीं है। ठीक है, बहुत 10 यूनिट बहुत ज्यादा हो जाती हैं। कैसे करें मैम, समय बहुत कम है हमारे पास। कई बच्चे डिस्टेंस से करते हैं तो उनको ये रहता है कि हमने डिस्टेंस से किया है तो कैसे हो पाएगा। तो उस चीज के लिए आप लोग बेफिक्र हो जाइए। ऑनलाइन अब आपके साथ हम लोग आ चुके हैं, और ये लगातार हमारी क्लासें या एमसीक्यूज की लगातार अल्टरनेट डेज पे ये आती रहेंगी। तो हम आज करते हैं। तो पहली इकाइयों में बटा है हमारा जो सिलेबस है, 10 इकाइयों में। कितनी इकाइयों में बटा है हमारा? 10 इकाइयों में बटा है। ठीक है, पूरी 10 इकाइयां हैं। उस 10 इकाई में से पहली इकाई को हम पढ़ने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जब तक कोई भी परीक्षा हो, आपकी कोई भी कंपटीशन हो, तो उसके लिए आपको सबसे पहले 3 चीजें अति आवश्यक होती हैं। पहली, उस परीक्षा का सिलेबस आपको पता होना चाहिए। दूसरा, उससे संबंधित मटेरियल कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, कैसे तैयार किया जाएगा। तीसरी, लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर उसके होने चाहिए हमारे पास। और चौथी जो सबसे बड़ी बात है, आपकी मेहनत, आपका डेडिकेशन और आपकी एनर्जी, आपकी ऊर्जा जो आप उस एग्जाम के लिए लगाने जा रहे हैं। राइट, इन सब चीजों के साथ अगर उतरेंगे आप तो डेफिनेटली आप इसको क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम शुरू कर रहे हैं कि पहली यूनिट में क्या लगा है, हिंदी भाषा और उसका विकास। बात स्वाभाविक सी है, हमारा पेपर सब्जेक्ट ही हिंदी है, तो हिंदी भाषा और उसका विकास। हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। अब ये हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से क्या तात्पर्य है? ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से तात्पर्य है प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं। प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, भारतीय आर्य भाषाओं की बात कर रहा है, न केवल हिंदी की, ध्यान रखेंगे। ठीक है, फिर बात कर रहा है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं। मिडेवल में यानी कि मुगल काल में कौन कौन सी भाषाएं थी। अब फिर कह रहे हैं अशोक के समय की पाली, प्राकृत, सौरसेनी, अर्धमागधी, मागधी, अपभ्रंश। ठीक है, उनकी विशेषताएं, अपभ्रंश, अपभट्ट,
ठीक है। पुरानी हिंदी का संबंध, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं, उनका वर्गीकरण, हिंदी का भौगोलिक विस्तार। ठीक है, प्रश्न आपके यहाँ आता है कि ब्रज भाषा का क्षेत्र बताइए, खड़ी बोली का क्षेत्र बताइए। या ऐसा प्रश्न आ जाता है, एक साइड पंक्ति दे देते हैं और एक साइड बोल देते हैं आप लोगों को कि ये किस भाषा से है। ठीक है, तो ऐसी मैचिंग करने को आ जाती है कई बारी। या कई बारी क्रम आ जाता है कि पहले वैदिक संस्कृत आएगा, संस्कृत आएगा, पाली आएगा, प्राकृत आएगा, अपभ्रंश आएगा, हिंदी आएगा, अभट्ट आएगा, कौन सा आएगी, कौन सी भाषा पहले आएगी, तो वो क्रम पूछ लेता है आपसे परीक्षा में। अब यहाँ पर देखिए भौगोलिक विस्तार में हिंदी की उपभाषाएं, यहाँ अब हिंदी का काम आ गया भाई। हिंदी की उपभाषाओं में पश्चिमी हिंदी, ठीक है। अब पश्चिमी हिंदी, अब इनके अंदर भी बोलियां हैं। पश्चिमी हिंदी के अंदर कौन कौन सी आती है, जैसे खड़ी बोली आती है, ब्रजभाषा आती है, ये सब पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। फिर आएगा आपका पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी। अब देख लीजिए आप हिंदी कौन कौन सी है, पश्चिमी हिंदी है, पूर्वी हिंदी है, राजस्थानी और बिहारी हिंदी है। ठीक है, इसके अलावा हिंदी नहीं है। उसके अलावा क्या है, सौर सैनी है, प्राकृत है, अपभ्रंश है, ये सारी भाषा। इनकी जो डिटेल्स है हम क्लास में देख लेंगे इसको। ठीक है, एक बार सिलेबस समझ लेते हैं। अब आप पूछेंगे कि मैम ये भाषा का विकास, अब पूरा लिटरेचर कैसे समझा है इसके माध्यम से। अब देखो यहाँ पर आ गया खड़ी बोली। खड़ी बोली, खड़ी बोली में कौन है, खड़ी बोली में खुसरो है, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो कहां पर आएगा भाई हमारा, अमीर खुसरो का स्थान आदिकाल में है। आदिकाल में अमीर खुसरो का स्थान है, तो अब आदिकाल में और कौन कौन है खड़ी बोली में, और बताओ। रासो काव्य, रासो काव्य परंपरा में रेवा तट हमारा लगा हुआ है, रेवा तट लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है ना, पृथ्वीराज रासो, रासो काव्य आदिकाल में, वहां भी खड़ी बोली होगी। फिर आ जाइए आप ब्रजभाषा। ब्रजभाषा, ब्रजभाषा हमारा कहां से, भक्ति काल में, भक्ति काल में ब्रजभाषा। आप देखेंगे सूरदास के यहाँ देख लीजिए, बल्लभ संप्रदाय में देख लीजिए, अष्टचाफे कवियों में देख लीजिए, मीरा के यहाँ देख लीजिए, मिक्सचर मिल जाता है ब्रजभाषा का। ठीक है, रस खान देख लीजिए। ठीक है, उसके अलावा भी जो आगे तक के जो, जैसे कि आधुनिक युग में हम जाएंगे तो भारतेंदु ने अपना जो काव्य लिखा है वो भी ब्रजभाषा में ही लिखा है, लेकिन उनका जो गद्य है वह खड़ी बोली में है। ठीक है, अब ऐसे ही चले अवधि। अवधि की विशेषता, इन सारी भाषाओं की खड़ी बोली की विशेषता, ब्रज की विशेषता, अवधि की विशेषता। अवधि हमें पहली बार कहां से देखने को मिल जाता है भाई, अवधि हमें देखने को मिल जाता है, आप बोलोगे तुलसी से, नहीं, तुलसी से पहले भी कहां से मिल जाता है हमें, भक्ति काल में तुलसी से पहले भी ठेठ अवधि का प्रयोग जायसी ने किया, जायसी कर चुके हैं। सूफी काव्य परंपरा में हमें ठेठ अवधि का प्रयोग देखने को मिल जाता है। तो अवधि के विकास की बात यहाँ पर हो जाती है कि अवधि की विशेषता है। और हिंदी के विविध रूप मिल जाएंगे देखने के लिए। ठीक है, अब कह रहा है हिंदी, उर्दू, दक्कनी, हिंदुस्तानी, हिंदी का भाषिक स्वरूप, हिंदी की स्वनिम व्यवस्था, यानी कि अब व्याकरण पे आ गए हैं ये, ध्वनियों, ध्वनियों का व्याकरण हो गया, हिंदी शब्द रचना, उपसर्ग प्रत्यय, ये सब हिंदी की जो कहते हैं ना, उस हिंदी में अगर जान डालनी है तो उसका व्याकरण बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए, यानी कि मजबूत होना। प्रत्यय, समास, ठीक है, लिंग, वचन, ये सब चीजें आप लोग शायद पढ़ चुके होंगे और पढ़ भी रखी होंगी। संज्ञा, सर्वनाम, ये छोटी छोटी चीजें हैं। तो बहुत छोटी छोटी चीजों के साथ तो कई बार होता है कि हायर एजुकेशन में हम लोगों को लगता है कि ये छोटी चीजें हमसे नहीं पूछी जाएंगी, लेकिन एक बात याद रखना, परीक्षा जो आज से 4 साल पहले या 5 साल पहले होती थी, उसमें हमको क्राइटेरिया पता था कि इस वाले पोर्शन से इतने क्वेश्चन आएंगे तो हमारा हो जाएगा सिलेक्शन। लेकिन अब आप निश्चित नहीं कर सकते कि कौन सा पोर्शन कितना पढ़ लें तो जिससे हमारा सिलेक्शन हो जाए, इतने हम क्वेश्चन कवर कर लें। अब आपको सारा सिलेबस अच्छे से करके जाना होगा तैयार। आप सोचते हैं कि बिना सिलेबस अच्छे से तैयार किए, बिना अच्छी तैयारी किए हुए आपका नेट निकल जाएगा, हो सकता है निकल भी जाए। ठीक है, निकाल भी लेते हैं बच्चे प्रैक्टिस से, लेकिन उसके बाद की जो प्रक्रिया शुरू होती है, जब आप पढ़ाने जाते हो, आप खड़े होते किसी कॉलेज में, डिग्री कॉलेज में, तब आपको क्या लगेगा, कैसे लगेगा और कैसे आप लोग अपने ज्ञान को प्रस्तुत कर पाएंगे वहां पर। तब पढ़ना तो तब भी पड़ेगा, अब पढ़ लो चाहे नौकरी के बाद पढ़ लेना, पढ़ना तो पड़ेगा। वहां एम्बैरेस होने से अच्छा है कि अब पढ़ लो आप लोग। ठीक है, तो अब पढ़ लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा।
ठीक है, तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट यूनिट की तरफ हम लोग चलेंगे। तो नेक्स्ट यूनिट हमारी है, पहली यूनिट में हम भाषा का विकास देखा हमने, ठीक है। दूसरी यूनिट में हम लोग देखेंगे दूसरी इकाई, दूसरी इकाई में हमारा है हिंदी साहित्य का इतिहास, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि भैया इसके बिना तो काम चलने वाला नहीं है, ये बात आप याद रखना, इसके बिना काम नहीं चलने वाला। आप कुछ भी कर लो, कितनी भी पढ़ाई कर लो, कितना भी रट लो, कितने भी क्वेश्चन कर लो, कितने भी एमसीक्यूज लगा लो अलग अलग चैनलों पे जाकर, लेकिन अगर आपको हिंदी साहित्य के इतिहास की समझ नहीं है ना बेटा, तो लुटिया डूबने वाली है। एक विद्यार्थी जिसने एमए किया है, मास्टर की डिग्री उसके पास है, उसे हिंदी साहित्य के इतिहास की समझ नहीं है, तो ये बड़ी विडंबना है, बहुत बड़ी विडंबना है, ठीक है। तो देखिए, पहली बात तो हम यहाँ पर अगर देखें तो सब कुछ, चाहे वो भाषा हो, चाहे वो काव्य शास्त्र हो, चाहे वो पाश्चात्य शास्त्र हो, चाहे ये 10 की 10 यूनिट हो, सबके सब हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत समाहित है। हिंदी साहित्य का इतिहास एक क्या है, क्या है, गागर है, जिसमें सारा सागर समाहित है, ठीक है। तो अब हिंदी साहित्य के इतिहास में क्या कह रहा है, पहली लाइन कह रहा है हिंदी साहित्य इतिहास दर्शन। अब ये दर्शन क्या चीज हो गई मैम, दर्शन तो हमें नहीं पता क्या दर्शन होता है। दर्शन का मतलब सीधा साधा होता है देखना, देखना। अब ये प्रश्न करेगा क्या देखना, दर्शन का मतलब देखना, तो क्या देखना, कहते हैं वो दर्शनीय है, देखने योग्य है, तो दर्शन क्या देखना, ठीक है। तो सत्य को देखना, क्या देखना, सत्य को देखना। अब सत्य कैसा, भाई ये भी प्रश्न है कि सत्य कैसा। जब तक इसका क्या का प्रश्न उत्तर नहीं मिल जाता, तब तक आपको ये हिंदी साहित्य का दर्शन समझ में नहीं आने वाला, ठीक है। सत्य देखना कैसा देखना, सार्थक देखना। अब सार्थक क्या होता है, ठीक है। तो यही छोटी छोटी चीजें हैं जो साहित्य की, जो लिटरेचर की, हमें लगता है कि जो साहित्य है बहुत हलवा है, कोई भी पढ़ा लेगा, कोई भी आके इसको ऐसे 4 क्वेश्चन करा के या एमसीक्यूज करा के या 4 उपन्यास, कहानियां, कविताएं करा के आपको लगता है कि हम बहुत पारंगत हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में आप लोग एग्जाम क्लियर कर लेंगे, नो डाउट, एग्जाम में जो आएगा आप कर लेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपको फिर से वो चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी। आपको एक अच्छी जो नॉलेज की आवश्यकता होगी वो हिंदी साहित्य के इतिहास से मिलेगी, ठीक है। और इसको बखूबी पढ़ना अत्यंत आवश्यक है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास दर्शन की जब हम बात करते हैं, तो यहाँ पर सीधी सी बात है कि इतिहास लेखन की जो पद्धति होगी, यहाँ पर हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धतियां, नामकरण, आदिकाल, काल विभाजन, इन सारी चीजों को जब एक साथ रखेंगे तो उसमें क्या निकल के आएगा, अलग अलग आचार्यों ने, अलग अलग दार्शनिकों ने, अलग अलग आलोचकों ने, समीक्षकों ने यह बात अपनी रखी है कि किसी ने भक्ति काल को कहा है मुगलों से आगमन है, किसी ने कह दिया कि रीतिकाल को हम रीतिकाल नहीं मानते, श्रृंगार काल मानते हैं। तो अलग अलग विचारक जो है अपनी अपनी बात हिंदी साहित्य में जब रखते हैं, तो अलग अलग ग्रंथ निकल कर आते हैं हिंदी साहित्य के। अब पूछेंगे सर्वमान्य कौन सा है, तो जब हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे, उसमें काल विभाजन, नामकरण पढ़ेंगे, तो उसकी प्रक्रिया में एक एक, जैसे आदि काल है, भक्ति काल है, रीति काल है, काल विभाजन करते हुए जब उसको पढ़ेंगे तब कहेंगे कि कौन सटीक है, किसकी बातें सही है, मानने योग्य है, सर्वमान्यता उसको मिली हुई है, तब वह डिसाइड होगा वहां पर, ठीक है। फिर देखते हैं यहाँ पर, देखो हमने पढ़ा था वहां भाषा, तो आ गया राष्ट्र साहित्य। सारी यूनिट जो हमारी हैं 10 की 10 यूनिट एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, एक दूसरे से मिली हुई हैं, एक दूसरे में समाहित हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने एक यूनिट पढ़ ली पूरी, तो मैम दूसरी यूनिट के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, फिर तीसरी यूनिट के लिए, फिर चौथी यूनिट के लिए, ऐसा नहीं है। एक यूनिट जब हम सेकंड यूनिट, दूसरी यूनिट पढ़ते हैं, यानी कि जब हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ते हैं, तो आप यकीन मानेंगे आप 60% अपना नेट का सिलेबस कवर कर चुके होंगे, ठीक है। 40% जो बच जाता है वो उपन्यास, कहानी, नाटक और अन्य विधाएं जो लगी हुई हैं, फिर उसको देखना होता है। लेकिन अब जब हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन अब जब कर लेते हैं पूरा तैयार, देखिए आप अभी यही दिखा देते हैं हम आपको। जब हम रासो काव्य करेंगे, अब कह रहे हैं आदिकालीन हिंदी जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, खुसरो, ठीक है, हिंदी कविता, विद्यापति की पदावली और लौकिक साहित्य,
ये जो पोर्शन है बच्चा हमारा यहाँ से शुरू होता है हिंदी साहित्य का काल विभाजन नामकरण और दर्शन से लेके और ये यहाँ तक लौकिक साहित्य तक, ये हमारा संपूर्ण कहलाएगा आदिकाल। क्या कहलाएगा? आदिकाल। ठीक है। अब आदिकाल में सिर्फ हम एक चीज अलग कर सकते हैं इसमें से, अलग कर सकते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन, बस। रासो साहित्य, ठीक है, जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, खुसरो, ठीक है, विद्यापति, ये सब आएंगे हमारे किसमें? आदिकाल में। ठीक है। अब दूसरा पोर्शन देखो, भक्ति काल। भक्ति काल के उदय की सामाजिक सांस्कृतिक कारण, भक्ति आंदोलन का अखिल भारतीय स्वरूप। ठीक है। अब आप सब भारी भरकम लगते हैं शब्द, लेकिन उतने होते नहीं है। ठीक है। भक्ति काव्य की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, आलावार संत, भक्ति काव्य के प्रमुख संप्रदाय, वैचारिक आधार, निर्गुण सगुण। ठीक है। तो अब इसको पूरे भक्ति काल को सिर्फ हम ऐसे पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे भक्ति काल को हम? भक्ति, ठीक है, भक्ति काल, इसको दो में डिवाइड कर देंगे। किस किस में डिवाइड कर देंगे? एक कर देंगे निर्गुण में, ठीक है, और दूसरा कर देंगे सगुण में, सगुण में। ठीक है। और इनको भी दो दो में डिवाइड कर देंगे, संत में और सूफी में, और कृष्ण काव्य में और राम काव्य में। हो गया हमारा लो, यहाँ हिंदी साहित्य का भक्ति काल कवर हुआ, वहां हमारी कौन सी? पोइट्री वाली यूनिट, पोइट्री वाली यूनिट जो है हमारी, वो साथ साथ इससे कवर होती जा रही है। जहां पर हमारा काव्य लगा हुआ है, जहां पर हमारा प्रिय प्रवास लगा हुआ है, जहाँ कबीर के दोहे लगे हुए हैं, रामचरितमानस का उत्तरकांड लगा हुआ है, वो सब भक्ति काल, जब हिंदी साहित्य में हम इतिहास में जब भक्ति काल पढ़ेंगे तो वो साथ साथ उसमें कवर होता जाएगा। अब बात यह प्रश्न आता है रीति काल का। रीति काल में यहाँ पर दो लगे हैं, बिहारी और घनानंद। देख लिया, आप चेक कर लीजिएंगे, अभी अभी चेक करेंगे आप इसको। ठीक है। आगे और हम चलें तो इस तरह से ये हिंदी साहित्य का इतिहास है। इसमें छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, समकालीन कविता 2000 तक की, ये सब देखो मैं अभी दिखा देती हूँ यहाँ पर आपको। हिंदी गद्य की विधाएं, हिंदी नाटक, हिंदी कहानी, हिंदी उपन्यास, हिंदी कहानी, हिंदी नाटक, हिंदी निबंध, इनका विकास यात्रा। ठीक है। इनकी विकास यात्रा के साथ ही क्रम हो जाता है। जैसे अगर हम उपन्यास की बात करेंगे तो उपन्यास के केंद्र में कौन है? उपन्यास के केंद्र में, उपन्यास के केंद्र में हमारे पास कौन है? प्रेमचंद है। ठीक है। प्रेमचंद है उपन्यास के केंद्र में। तो प्रेमचंद के पूर्व के उपन्यास, प्रेमचंदोत्तर उपन्यास, और प्रेमचंद के पूर्व के उपन्यास, प्रेमचंद के युग के उपन्यास, और प्रेमचंदोत्तर उपन्यास, 3 भागों में बांट के इसको काम करना है। अगर हिंदी कहानी की बात करेंगे तब भी प्रेमचंद केंद्र में रहेंगे। अगर हिंदी नाटक की बात करेंगे तो प्रसाद जी केंद्र में रहेंगे, प्रसाद जी केंद्र में रहेंगे। ठीक है। अगर निबंध की बात करेंगे तो निबंध में बताओ शुक्ल केंद्र में रहेंगे, या आचार्य प्रसाद द्विवेदी केंद्र में रहेंगे, शुक्ल केंद्र में रहेंगे। ठीक है। आलोचना की बात करेंगे तो शुक्ल केंद्र में रहेंगे हमारे। तो ऐसे ही जो गद्य की विधाएं हैं, जिन अब जैसे कि हम बात करते हैं कि अगर हम भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल, जैसे ही हमारा प्रगतिवाद आ जाता है, तब से हमारे आलोचक कौन कौन बन जाते हैं? समीक्षक। फिर उतना महत्व तो शुक्ल जी का, इन सब का उतना नहीं। फिर नामवर सिंह आ जाते हैं हमारे, रामविलास शर्मा आ जाते हैं हमारे आलोचक समीक्षक। ठीक है। इस तरह के लोग आ जाते हैं। यूनिट 2 के बाद 3, यूनिट 3 आ गई हमारी, और यूनिट 3 में हमारा लगा हुआ है साहित्य शास्त्र। अब ये साहित्य शास्त्र क्या है? साहित्य शास्त्र बेटा, साहित्य शास्त्र को ही काव्य शास्त्र कहते हैं। साहित्य शास्त्र को ही काव्य शास्त्र कहते हैं। इसको हिंदी में साहित्य शास्त्र कहते हैं, और इसका वास्तविक नाम है काव्य शास्त्र। काव्य शास्त्र। अब आप बोलेंगे मैम काव्य शास्त्र क्यों नहीं लिखा? वो इसलिए नहीं लिखा, साहित्य शास्त्र इसलिए लिखा क्योंकि इसमें पाश्चात्य और काव्य शास्त्र दोनों सम्मिलित हैं। देख लेते हैं। काव्य के लक्षण काव्य शास्त्र, काव्य के हेतु काव्य शास्त्र, काव्य के प्रयोजन काव्य शास्त्र, संप्रदाय, सिद्धांत, अलंकार, रीति, ध्वनि, वक्रोक्ति, औचित्य काव्य शास्त्र, रस निष्पत्ति, साधारीकरण काव्य शास्त्र, शब्द शक्ति, काव्य गुण, काव्य दोष काव्य शास्त्र, यहां तक। अब आप प्लेटो से शुरू करके
इलियट तक आ जाइए, रिचर्ड तक आ जाइए, और नई समीक्षा। ये आ जाएगा बेटा आपका पाश्चात्य शास्त्र। क्या आ जाएगा? पाश्चात्य शास्त्र। ठीक है, ये दोनों मिक्स है इसलिए इसको साहित्य शास्त्र बोला गया। यूनिट हमारी 3। अब 3 यूनिट के बाद चलते हैं, चौथी यूनिट क्या कह रही है? वैचारिक पृष्ठभूमि। मैडम अब ये क्या नई बला है वैचारिक पृष्ठभूमि? ठीक हो, इसका ना तो हमें कुछ मटेरियल मिलता है, ना हम इसे कर पाते हैं अच्छे से, कैसे क्वेश्चन पूछते हैं इससे नहीं पता चल पाता। रखिए, ये पेज ऐसा हो गया है, पर देखेंगे। वैचारिक पृष्ठभूमि, तो वैचारिक पृष्ठभूमि में भारतीय नवजागरण और स्वाधीनता आंदोलन की वैचारिक पृष्ठभूमि। अब आप देखेंगे, जब हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर है भारतीय नवजागरण और स्वाधीनता आंदोलन की पृष्ठभूमि, हिंदी नवजागरण, खड़ी बोली आंदोलन, फोर्ट विलियम कॉलेज, ये सब। ये जब हिंदी हमारी भाषा का विकास हो रहा था ना, ये तब की घटना है। आपने देखा होगा प्रश्न पूछता है नागरिक विचारणी सभा की स्थापना कब हुई, है ना, फोर्ट विलियम कॉलेज, लल्लू लाल, सदल मिश्र, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। वो क्वेश्चन सब यहीं से उठते हैं। ठीक है, सामाजिक सुधार आंदोलन, आर्य समाज की स्थापना, थियोसॉफिकल सोसाइटी, इस तरह के जो प्रश्न आते हैं वो यहीं से उठते हैं। फिर आता है नवजागरण। नवजागरण, नवजागरण भारतीय हिंदू युग और द्विवेदी युग को महावीर प्रसाद द्विवेदी युग, नवजागरण, जागरण, सुधार काल, इस तरह के कालों से संबोधित किया जाता है। गांधीवादी दर्शन, अंबेडकर दर्शन और लोहिया दर्शन। अब देखते हैं, कोई ऐसा उपन्यास आपने देखा, उपन्यास कहानी जिसमें गांधीवादी दर्शन दिखाई देता हो हमें? है, ठीक है, कई सारे ऐसे उपन्यास कहानी है जिनमें गांधीवादी दर्शन हमको दिखाई देता है। हमको जब उपन्यास कहानी पढ़ेंगे तब पता चलेगा इसमें गांधीवादी दर्शन है। अम्बेडकरवादी दर्शन यानी कि दलित दलित जो रचनाएं अम्बेडकरवादी दर्शन, उसमें देख सकते हैं हम लोग। ठीक है, ऐसे ही लोहिया दर्शन, मार्क्सवाद हम प्रगतिवाद में देख सकते हैं, मनोविश्लेषणवाद हम प्रयोगवाद में देख सकते हैं। ठीक है, अस्तित्ववाद प्रयोगवाद के बाद की नई उत्तर आधुनिक कविता में देख, साठोत्तरी कविता में, अस्मिता मूलक, स्त्री विमर्श, दलित विमर्श, आदिवासी, सब हमारे साहित्य में लगी हुई चीजें हैं। निषाद कहते हैं जब पूरी तरह से अंत तक नए जो साहित्यकारों ने लिखा है उसमें इस तरह की चीजें भी ऐड की गई हैं। तो बहुत डरने की जरूरत नहीं है इस इकाई से, बहुत ही सरल और मजेदार इकाई है। इसमें वैचारिक यानी कि विचारों की बात है, इसमें समझने की चीज है, इसमें कुछ भी रटने का नहीं है कि आपको रटना पड़े, आपको सन रटनी पड़े, आपको रचना रटनी पड़े, उसमें फिर आप ये कर पाओ, ऐसा नहीं है। ठीक है, अब आप आएंगे यूनिट 5। यूनिट 5 कविता। यूनिट 5 में आप देखिए, पृथ्वी रासो रेवा तट, पृथ्वी रासो रेवा तट, आदिकाल, सुनो, आदिकाल। ठीक है, अमीर खुसरो, आदिकाल। ठीक है, ये पता होना चाहिए, रटने की जरूरत नहीं पड़ती। विद्यापति की पदावली, डॉक्टर नगेंद्र, संख्या पद संख्या 1 से 25, आदिकाल। अच्छा, विद्यापति एकमात्र ऐसे कवि हैं जो इनका समय जो है वो भक्ति काल का है, लेकिन गणना इनकी आदिकाल में होती है, एकमात्र ऐसे कवि हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए कबीर। कबीर भक्ति काल, भक्ति काल में कहा निगुण, निर्गुण, और निर्गुण में भी कहा, निर्गुण में भी कहा संत काव्यधारा यानी कि ज्ञान आश्रयी शाखा, संत काव्यधारा ज्ञान आश्रयी शाखा। फिर उसके बाद देखिए जायसी। जायसी कहा निर्गुण शाखा में ही, निर्गुण में ही, लेकिन कहा सूफी में, कहा सूफी काव्य में, सूफी काव्य परंपरा में। सूरदास भक्ति काल में, सगुण में, कहा कृष्ण काव्य में। तुलसीदास सगुण काव्य, कहा
राम भक्ति काव्य में। बिहारी रीतिकाल, बिहारी रीतिकाल कवि, श्रृंगारिक कवि, भक्त कवि, ठीक है। संपूर्ण रीतिकाल एक बिहारी की सत्सई की एक रचना पर डिपेंड करता है, यानी कि संपूर्ण अगर रीतिकाल की अगर बात करें और एक रचना का नाम ले लें बिहारी सत्सई तो काम चल जाता है, यानी कि एक रचना इनकी इतनी स्ट्रांग है बिहारी सत्सई, उससे उसे लेकर हम देख सकते हैं कि एक तरफ हमको पूरा रीतिकाल देखना और एक तरफ सिर्फ बिहारी के जो बिहारी जी की वो है क्या सत्सई, वो इनफ है, ठीक है। घनानंद लगे हुए हैं, घनानंद ये क्या है गैर दरबारी कवि हैं, रीति मुक्त कवि हैं, और बिहारी क्या है रीति सिद्ध कवि हैं। मीरा भक्ति काल, भक्ति काल में भी कौन सा काल, कृष्ण भक्ति काल, कृष्ण काव्य की हैं। फिर उसके बाद देखिए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद प्रिय प्रवास द्विवेदी युग, ठीक है। मैथिली शरण गुप्त भारत भारती साकेत नवम सर्ग द्विवेदी युग। जयशंकर प्रसाद आंसू कमायनी छायावाद, निराला जूही छायावाद, सुमिंद्रानंदन पंत छायावाद, महादेव वर्मा छायावाद, रामधारी सिंह दिनकर छायावाद उत्तरकाल, नागार्जुन प्रगतिवाद। देखते जाइए, देखिए जैसे काल विभाजन से कैसा सब कुछ। नागार्जुन प्रगतिवाद, सच्चिदानंद अज्ञेय प्रयोगवाद तार सप्तक, भवानी प्रसाद मिश्र गीत फरोश किसमें तार सप्तकों में, ठीक है, दूसरे सप्तक में। मुक्ति बोध फैंटेसी की कविता, सठोत्तरी कविता, मोहभंगी कविता, धूमिल मोहभंगी कविता, नई कविता, रोटी और संसद, ठीक है। तो आप लोगों को देखना होगा कि भाई कुछ भी अलग अलग नहीं है, सारी चीजें एक दूसरे से मिली हुई हैं। अब इकाई हमारे पास कौन सी है, इकाई 6। इकाई 6 क्या कहती है, सीधी सी बात है भाई उपन्यास इनके लगे हुए हैं, ये उपन्यास हमको करने। अब काल आप देख ही लेंगे, देवराज गौरी दत्त कब के हैं, लाला श्रीनिवास दास कब आएंगे, प्रेमचंद से पूर्व के उपन्यास हैं ये, प्रेमचंद के बाद के, ठीक है, और प्रेमचंद युग के उपन्यास हैं, ठीक है। इन उपन्यासों को हमको करना पड़ेगा। अब करना कैसे है वो तो आप मेरी क्लास करोगे तभी पता चलेगा, ठीक है, क्लास में आओगे तभी पता चलेगा। और एक मजे की बात मैं बता दूं कि नेट की क्लास पढ़ने का या नेट के सिलेबस को पूरा पढ़ने से आपको एक फायदा बहुत बड़ा हो सकता है कि अगर आप डीएसएसबी का एग्जाम दे रहे हैं या केवीएस पीजीटी दे रहे हैं, डीएसएसबी पीजीटी दे रहे हैं और उत्तर प्रदेश पीजीटी दे रहे हैं, जीआईसी दे रहे हैं, तो आप में बड़े काम की चीज है ये, बहुत काम की चीज है, आपको अलग से फिर क्लास करने की जरूरत नहीं है। इसमें इतना इनफ पढ़ लोगे कि आपको अलग से फिर कुछ पढ़ने की सब्जेक्ट में कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। उसी तरह से यूनिट रही है हिंदी कहानी, हिंदी कहानी, हिंदी कहानी में भी आप लोग देख सकते हैं राजेंद्र बाला घोष का, फिर माधव सप्रे, सुभद्रा कुमारी चौहान, प्रेमचंद, ये सब प्रेमचंद पूर्व के तीनों, यहाँ से प्रेमचंद के, फिर नीचे से आएंगे फिर छायावाद के। छायावाद काल जो है वही प्रेमचंद युग है, वही प्रसाद युग है, ठीक है, कालखंड एक ही है, देख लेंगे आप लोग। देखिए यही समय, आप लोग समय एक बार ध्यान से देखेंगे, रटने के काम नहीं है बेटा, बहुत ज्यादा रटने का काम नहीं है। यहाँ से 1918 से, ठीक है, 1936, ये बड़ा इंपॉर्टेंट काल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वतंत्रता की दृष्टि से भी, भारत की जो राजनीतिक दृष्टि से भी, भारत की सामाजिक दृष्टि से भी, साहित्यिक दृष्टि से भी बहुत ही, यही प्रसाद युग है, यही प्रेमचंद युग है, यही गांधीवादी आंदोलन युग है, यही आपका स्वतंत्रता आंदोलन का काल है, और यही आपका अगर ध्यान से देखे जाए तो कहानी उपन्यास में जो कविताओं का, आंदोलित कविताओं का युग है, ठीक है। तो ये युग, यही आलोचना का युग है, समालो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का युग है। ये जो समय, जो टाइम पीरियड है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे चलें, फिर हमारे पास आ गई है यूनिट, कौन सी है ये, यूनिट 8, इसमें लगा है नाटक। नाटक भी देख लो आप, भारतेंद्र युग पढ़ेंगे, अंधेरी नगरी पढ़ देंगे, लक्ष्मी नारायण सिंदूर की होली, मोहन राकेश आधे अधूरे, अषाढ़ का एक दिन, हबीब तनवीर का आगरा बाजार, सर्वेश्वर सक्सेना का बकरी राजनीतिक नाटक है, शंकर शेष का एक और द्रोणाचार, उपेंद्र नाथ अस्क का अंजो दीदी, हिंदी निबंध है फिर आपके, ठीक है।
ये जो इतने बहुत छांट छांट के आत्मकथा जीवनी 10 यूनिट में सब लगाया हुआ है, तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि सिलेबस अगर अच्छे से समझ में आ गया आप लोगों को, तो फिर उसके बाद आपका काम आधा खत्म हो जाता है। फिर आपका काम रह जाता है कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कहाँ तक पढ़ना है। बहुत कम समय में बहुत अच्छे से आप अपना ये नेट का एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। तो सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं आशा करती हूँ कि हमारी शिक्षा हब प्लेटफॉर्म पर अब लगातार क्लासेस आएंगी, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको ज्वाइन कीजिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।